अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं दी शरह सूद में मुसलसल होती हुई कमी की। तो जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स में कमी की है। शरह सूद कम होकर 13% हो गई है और माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद में कमी की है। ताहम सनतकारों और ताजरों ने शरह सूद 10% से कम करने का मुतालिबा कर रखा है। जी बिल्कुल। और शरह सूद में 2% कमी के बाद बैंक अकाउंट से मौजूद पैसा निकलकर किस तरह के कारोबार की तरफ मुंतकिल हो सकता है, शरह सूद में कमी के पैदावारी लागत और माशियत पर क्या असरात मुरतब होंगे, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीमुल हक साहब, कहिएगा कैसे देख रहे हैं आप इस ऐलान को और क्या असरात मुरतब होंगे मईशत पर इसके? ये ऐलान तो क्या कहते एक्सपेक्टेड था, सब सोच रहे थे ये हो जाएगा और ठीक है। इसके कोई इतने खास तासुरात इकोनॉमी पे नहीं होगी। ये जो हमारे मुल्क में एक रीत चल गई है, मेरा ख्याल इकोनॉमिक्स यहाँ लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ रीत चल गई कि शायद इंटरेस्ट रेट पे इकोनॉमी नाचती है। इंटरेस्ट रेट पे इकोनॉमी पे कोई खास असर नहीं होता। ये अमेरिका बरतानिया नहीं है, वहां भी इतना असर नहीं होता और यहाँ तो बिल्कुल ही असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो हमने बार बार किताबों में प्रूव किया, यहाँ की इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट पे नहीं चलती। यहाँ की इकोनॉमी परमिशनों पे चलती है, परमिशनों पे, हुकूमती इदारों पे चलती है जो इकोनॉमी को चलने नहीं देते। तो इंटरेस्ट रेट चाहे 10, 12, 15% भी नीचे कर दे, नहीं चलनी इकोनॉमी, कोई बात नहीं, क्योंकि परमिशनों के बगैर कुछ नहीं होता यहाँ। डॉक्टर साहब, इतनी होपलेसनेस क्यों है? पिछली 5 दफा से हम देख रहे हैं मुसलसल इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिल रही है। कहाँ 22% था, कहाँ 13%। क्या इसमें कोई फर्क नहीं नजर आता आपको? बताइए, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? इंटरेस्ट रेट जरूर गिरा, बिल्कुल नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू हुई। आपको क्या नजर आ रहा है? कोई नई चीजें आई है मार्केट में? नहीं आई। आपको क्या नजर आ रहा है कि कोई कारोबार बहुत मजीद तरक्की कर रहा है? जहाँ कंटेनर लग रहे हैं, जहाँ आपके इंटरनेट मर रहा हो, जहाँ आपने परमिशनों का एक पलंदा बनाया हो कि आपने कोई कारोबार शुरू करना है, 50,000 बार दफ्तर में आए, किसी के दफ्तर से परमिशन लें, फाइल चलती है कि नहीं चलती, वहाँ क्या कारोबार होना है भाई? जरा सोचिए तो सही ना इस बात को। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह है कि जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं, सरमायाकार हैं, वो ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मजीद कमी की जाए, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आए। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इसको ले आए? फिर हर किसी को सब्सिडी चाहिए होती है, उनको भी आसान क्रेडिट मिल जाएगा, वो वापस तो करते नहीं है। 3 बारी तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। लोगों से पहले पूछें, आप पुराने उधार तो अपने पूरे करें ना। तो ये तो एक हमारे मुल्क में रीत चली हुई। हम भी भीख मांगते हैं दुनिया से, फिर कहते हैं भाई पैसे नहीं वापस। चीन को हम कह रहे हैं पैसे वापस करना बड़ा मुश्किल है, सऊदी अरब कह रहे हैं यार आगे कर दो, यार आगे कर दो। देखिए, हमें सोचना चाहिए कारोबार ये नहीं होता भीख मांगे या लोन ले। गूगल वगैरह बने बगैर हुकूमत तो दावा कर रही है कि मईशत दुस्त समत में गामजन हो चुकी है, बहुत सरमायाकारी के मौके आ रहे हैं। अब देख भी रहे हैं, हम इंटरनेशनली विजिट भी किया जा रहा है, सरमायाकारी के मौके भी बढ़ रहे हैं, चाहे सऊदी अरब से ताल्लुकात हों या चीन में वज़ीर आला मरियम नवाज जो है दौरा कर रही हैं और बहुत सारी जी मंसूबे हैं जो तय हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मईशत को अब संभाला मिल रहा है। तो ये चीज़ें नहीं आप कंसीडर कर सकते मईशत को संभाला देने के लिए? बातें कही हैं, सिम्त, मुझे सिम्त नहीं समझ आती। आपने कहा गामजन, मुझे गामजन नहीं समझ आता। आपने कहा मुआहदे साइन हो रहे हैं, मुझे तो कोई अभी यहाँ कोई खुदाई तो नहीं हो रही। मुआहदे तो साइन हो रहे हैं, मुआहदे साइन होते हैं। एमओयू इज नॉट वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। एमओयू का कोई मतलब नहीं होता। जो अभी तक नजर आए चीज सामने, सांप मुआहदों के बाद अलबैक चिकन आ जाएगी। अलबैक चिकन क्या चीज है? फिर मैं पता चला मशरूम आ जाएंगे। यार ये तो कोई चीज नहीं है। बड़ी कोई बात करे, को पता चले कि कोई बड़ा कोई इदारा आ रहा है, कोई ये चीज, तब तो बात ही बनती है। सऊदी अरब से क्या बात हो रही है कि हमारे लोन थोड़े कम कर दो, थोड़ा ये अलबैक चिकन तो कोई चीज नहीं है यार। चिकन पे अगर मुल्क चलना है तो फिर छोड़ दे। डॉक्टर साहब, आपकी बातें जो है वो काफ़ी ठीक हैं, तो ये भी बता दीजिए, गवर्नमेंट बड़े इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है कि इन्फ्लेशन रेट को हम 30-40 से 4.9 पे लेकर आ गए हैं, और इस चीज़ को भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्नॉलेजमेंट कर रही है कि हम इंटरेस्ट रेट को 22 से 13 पर ले आए हैं। तो इन्फ्लेशन रेट का कम हो जाना, इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना, फिर ये किस सिर्फ इंडिकेट करती है चीज़? सिंपल चीज है जी। पहली चीज, हुकूमत को ये कहना बंद कर दे हम ले आए, हम कर रहे हैं। हुकूमत का इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। बच्चों वाली बातें छोड़ दे, ठीक है?
और ये बात है कि अपना काम ठीक करें। आए दिन तो एक नया धारा बन रहा है, अभी कल एक नया धारा बना है, परसों एक नया धारा बना है, आए दिन नया धारा बन रहा है। हुकूमती एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, सरकारी गाड़ियां बढ़ती जाती हैं, माशाल्लाह सरकारी घर बनते जा रहे हैं। लाहौर में एक नया जीवार बन रहा है। यार ये चीजें तरक्की तो नहीं होती। ये मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है? इन्वेस्टमेंट तो आपकी नीचे से नीचे जा रही है। ठीक है, तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे मईशत को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? 50 साल से लिख रहा हूँ। एक तो मसला ये कि टीवी वाले पर्चे कुछ नहीं है, बुला लेते हैं। मेरा रिफॉर्म एजेंडा पूरे टीवी पे पड़ा है, मेरे 1000 यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की है, बहुत चीजें की हैं, बहुत लोग मेरे से एग्री करते हैं। रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ भीख की जरूरत नहीं है। रिफॉर्म क्या होता है, हमने चीजें बदलनी है। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस को बदले, जुडिशरी को बदले, अपने पॉलिटिक्स को बदले, पॉलिटिक्स में टर्म काम करें, 3 साल की टर्म करें। आप पॉलिटिक्स में टर्म लिमिट्स लगाएं, ये नहीं कि 50 दफा एमएनएस आ रहे, 2 टर्म्स के बाद घर जाए, कोई और काम करें। ठीक है, पढ़ाएं यूनिवर्सिटियों में, रेगुलेशन खत्म करें, ये ब्यूरोक्रेट से दफ्तरों के चक्कर लगाना खत्म करें। मैं 50 साल बाहर हूँ, मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट का दफ्तर नहीं देखा। यहाँ रोज देखना पड़ता है, रोज अटेस्टेशन कराओ, तो ये करो जनाब, पता नहीं क्या एफिडेविट बनाओ। ये दुनिया ने चीजें छोड़ दी हैं। डिजिटाइजेशन करो, डिजिटाइजेशन हम करना ही चाहते हैं। अभी तक सरकारी साहब बैठे हुए तो पेपर पे नोट लेना है, फाइलें लेना है, फीते वाली फाइलें, ये चीजें कब खत्म होंगी? ये चीजें खत्म हो, इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि जनाब परमिशन मांग मांग के मैं एक दिन चीनी एक एयरपोर्ट में मिला, हंस रहा था, कहता है अच्छा साहब ने मिर्चों का प्लांट लगाना था, 4 साल लग गए जी। ये होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कड़वी और रियलिस्टिक बातें भी की हैं कि मईशत इस तरह से एक बबल नहीं है कि जिसको आप अचानक से ही जो है वो अगर शरह सूद में कमी हो रही है। बस साइन होते हैं, ऐलानात की हद तक रहता है, ऐलानात तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है और मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है। हुकूमत तो दावे कर रही है और मुआशी अशारिये भी हमें बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है कि रियलिस्टिक होकर सोचना भी चाहिए कि वाकई अलबैक जैसे उन्होंने जिक्र किया कि सऊदी अरब से आप इस तरह के मुआहदे करेंगे तो उससे बेहतरी नहीं आती। खैर देखते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो और इस्तेहकाम आए। आगे बढ़ते हैं जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल के हमरा अडयाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के बाहर रोका गया और वो गेट नंबर 5 के बाहर प्रोटोकॉल के हमरा मौजूद रहे। बाद जेल अमले ने अली अमीन गंडापुर को आगाह किया कि मुलाकात से मुतालिक कोई इत्तला नहीं, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्रोटोकॉल के हमरा अडयाला जेल से गोरखपुर रवाना हो गए और दूसरी तरफ रावलपिंडी के अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में होने वाली समाअत के दौरान GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और समाअत के दौरान इस्तगासा ने मुल्जिमान की जमानतों की मनसूखी की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी कर दिए। शरी मिजारी, राशिद हफीज, मेजर ताहिर सादिक, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान और दीगर 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कुछ मुल्जिमान ने फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं और अदालत ने GHQ हमला केस में कुल 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की है। इसी कार्रवाई पर जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। 9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। शाह महमूद कुरैशी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। समाअत के दौरान बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत की जानिब से जिन मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, इनमें शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, ताहिर सादिक, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, मेहर जावेद और चौधरी आसिफ शामिल है। मुल्जिमान ने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार करते हुए फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले हमारी जानिब से दायर 265D की दरखास्त पर समाअत की जाए। दरखास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सुन्नी न्यूज़ सदाकत अली। सदाकत, कहिएगा, क्या इजाज़त नहीं ली गई थी मुलाकात की बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की जानिब से, जो प्रोटोकॉल के जरिए आए और फिर वापस चले गए? जी, आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अचानक जो है वो अडयाला जेल पहुंचे। उससे कबल उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह GHQ गेट हमला केस में समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर वो अदालत में पेश नहीं हुए और उनके अदालत पहले से ही वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर चुकी है और उनकी वारंट गिरफ्तारी आज भी अदालत ने जो है बदस्तूर बरकरार रखे हैं। जैसे ही फाजिल अदालत के जज अडयाला जेल से समाअत मुकम्मल करने के बाद वहां से निकले तो अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ जो है वो प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अडयाला जेल पहुंचे और गेट नंबर 5 पर जब पहुंचे तो उनके काफिले को
वहां पर रोक दिया गया और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उनके काफिले को रोके रखा, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हुई और बाद रात जेल इंतजामिया और जिले पुलिस ने जो है वो अली अमीन गंडापुर के काफिले को और उनकी गाड़ी को रोड के दूसरी साइड पर कर दिया और ट्रैफिक को रवान दवान किया। ताहम जेल इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के प्रोटोकॉल स्टाफ अफसर को आकर बताया कि अली अमीन गंडापुर की आज मुलाकात के हवाले से उनके पास कोई इतलात नहीं है, इसलिए उनको आज बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज मुलाकात का दिन भी नहीं है, क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात के 2 दिन हफ्ते में होते हैं, मंगल और जुमेरात। आज पीर का रोज़ा और मुलाकात का दिन नहीं है, इसलिए उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर 10 से 15 मिनट गेट नंबर 5 के बाहर जो है वो इंतजार करने के साथ बाद प्रोटोकॉल के साथ जो है गोरखपुर से चक्री रोड इंटरचेंज की जानिब रवाना हो गए। अच्छा सदाकत, अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत भी तो हुई है और कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है। आज समाअत में क्या हुआ? जी, आज दौरान समाअत 9 मुल्ज़मान हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई। इनमें साबिक MPA राजा राशिद हफीज़, खादम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, महर मोहम्मद जावेद, चौधरी आसिफ और शीरी मजारी। इनके जो प्लीडर थे वो आज अदालत में पेश हुए और उनके कुछ मुल्ज़मान के जो वकला थे उनके थ्रू जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जबकि साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आज लाहौर कोर्ट पर जेल से जो है वो अडयाला जेल में पेश किया गया। दौरान समाअत जब शाह महमूद कुरैशी पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए चार्जशीट उनको दी, तो शाह महमूद कुरैशी ने चार्जशीट पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ चार्जशीट और फर्द जुर्म आयद करने की जो शवाहिद है वो इतने नहीं हैं, लिहाजा उनकी जो पहले 265D की जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर समाअत की जाए। उसका फैसला आने के बाद और ठोस शवाहिद होने के बाद जो है अदालत उन पर फर्द जुर्म आयद करे, तब वो फर्द जुर्म की जो चार्जशीट है उस पर दस्तखत करेंगे, जिस पर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं किया और शाह महमूद कुरैशी ने चार्जशीट पर दस्तखत करने से इनकार किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली, हमें आगाह कर रहे थे। और हमला केस की समाअत भी आज हुई है और 9 मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। चंद मुल्जिमान ऐसे भी थे जिनको उनकी फ़र्द जुर्म जो है पढ़कर सुनाई गई और चार्जशीट जब उनको पेश की गई तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल ये केस अब आगे से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस केस का फैसला भी करीब आ जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं और जनाब कराची में रेंजर्स और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिम हबीब उर्फ हसीब मोटा को कराची के इलाके बलोच कॉलोनी से रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम से असलहा भी बरामद किया गया और मुल्जिम हसीब मोटा कलदम तंजीम BLF को फंडिंग के साथ सहूलतकारी भी करता था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक से काबिल भी मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब भरनी ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब, इस कार्रवाई से मुतालिक अभी तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखें, ये सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है कराची के इलाके पाक कॉलोनी में और ये 2012 से लियारी गैंग वॉर का जो एक कारिंदा था उसको गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ कराची में जो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं और ये गिरफ्तार होकर माजी में भी जेल कई बार जा चुका है। रेंजर्स तर्जुमान का ये दावा है कि ये एक आदी मुजरिम है, गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, जब इसको रिहाई मिलती है ये फिर दीगर जराइम की सरगर्मियों में मुलविस हो जाता है। लियारी गैंग वॉर के जो अहम कारिंदे हैं उनके साथ ये राब्ते में रहता है। इसके अलावा ये जो BLF कलदम तंजीम है उसकी टेरर फंडिंग में भी शामिल है और उसकी सहूलतकारी में भी शामिल है। तो इस हवाले से तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि ये लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदे को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मजीद अब इस वक्त इंटेरोगेशन और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कानूनी कार्रवाई जो FIR और जो अदालती मामलात हैं उसके लिए ये पुलिस के पास होगा और पुलिस इसको कोर्ट में पेश करके जैसे कि आपने कहा इससे पहले भी इसको गिरफ्तार किया गया है, जेल में जा चुका है, उसके बाद ये रिहा हो जाता है। कितनी बार इसको गिरफ्तार किया जा चुका है इससे पहले और किन किन वारदातों में मुलव्वस रहा है? कोई मदद मिली है सहूलतकारों को भी पकड़ने की इससे? जी बिल्कुल, लियारी गैंग वॉर का जिस तरह से अगवा बराए तावान और जो किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है उस तरह की वारदातें, फिर भत्ताखोरी, फिर ताजरों को धमकाना, उनके ऊपर ग्रेनेड से हमले करना, इस तरह की संगीन जराइम में ये मुलविस होकर गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार होने के बाद मुतादिद मरतबा ये जेल गया है। मतलब कई दफ़ा जेल जा चुका है लेकिन रिहाई होती है और रिहा होने के बाद ये दोबारा जब छूट के आता है तो फिर दोबारा ये अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है और उनके साथ दोबारा सरगर्म हो जाता है। अच्छा, कि जो पाक कॉलोनी का इलाका है ये लियारी से बिल्कुल मुत्तसिल इलाका है और ये तंग गलियां हैं, वहाँ पे इनकी कमीनगाहें होती हैं, ये अपना नेटवर्क वहाँ से चलाते हैं
और पाक कॉलोनी के इलाके में ही इंटेलिजेंस बुनियाद पर ही इसकी गिरफ्तारी इस दफ़ा अमल में आई है, जो सिंध रेंजर्स के तर्जुमान का दावा है। वरना अमूमन उस इलाके में जहानाबाद, पाक कॉलोनी, लियारी, इन इलाकों में इन लोगों का अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जब वक्त आता है तो ये किसी भी वक्त वारदात करते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जिस तरह से कलअदम तंजीमों को ये फंडिंग करते हैं तो कराची के ताजरों से भत्ता वसूल करते हैं और फिर भत्ता वसूल करने के बाद वो पैसा जो है टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। तो शोएब, BLF से इस तमाम तर मामले का क्या ताल्लुक सामने आया अभी तक? जी देखिए, क्योंकि ये तो उनसे कनेक्शंस में है ना, वो इसको फंडिंग जब ये उनको देता है तो वो इसको हथियार देते हैं, इसको मुख्तलिफ वेपन्स देते हैं, मुख्तलिफ एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी की बुनियाद पे ये वारदातें करता है। और ये अकेला नहीं करता, इसके साथ 5-6 मजीद लोग भी हैं इसके गिरोह में जिनके नाम सामने आए हैं। अभी क्योंकि इंटेरोगेशन हो रही है तो बहुत सी चीज़ें हम टीवी पे नहीं चला सकते, लेकिन क्योंकि इसके साथ पूरा एक नेटवर्क है, 5-6 लोगों के तो नाम अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू सामने आ गए हैं और कुछ लोग इसके ऐसे हैं जो कि मारे भी जा चुके हैं माजी में जो ऑपरेशंस हुए हैं कराची ऑपरेशन के दौरान। लेकिन क्योंकि ये दोबारा से अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करता है और फिर ये वारदातें करता है और ये लोग अमूमन वारदातें करने के बाद कराची में जब वारदात करते हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जाती हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कहीं बलूचिस्तान में चले जाते हैं, अंदरून सिंध में चले जाते हैं और फिर 6 महीने साल भर मंजर आम से गायब हो जाते हैं, फिर ये वारदात के लिए वापस आते हैं। अब जिस तरह के अगवा बराए तावान या भत्ताखोरी कराची के ताजरों का एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाते, लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है कराची के अंदर कि किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है और शॉर्ट टर्म तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी मदद और मुआवनत जो है वो मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब बर्नी, आपने किया और बिलाशुबा ये कराची में रेंजर्स और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया है। आगे बढ़ लेते हैं जी। स्कूल गए बच्चे वापस ना आए, खुदा न करे ये गम किसी माँ या बाप को सहना पड़े। सानेहा APS को हुए आज 10 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ये गम आज भी भुलाया नहीं जा सका। दहशतगर्दी के इस सानहे में 132 बच्चों समेत 149 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी। जी बिल्कुल, 16 दिसंबर ऐसा सयाह तरीन दिन है जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी की इस मजमूम कार्रवाई में स्कूल स्टाफ के 17 अरकान शहीद और 132 मासूम बच्चों की जान ले ली गई। सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़कर दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। काश जाहिलियत के पैरोकार ये समझ सकते, मासूम बच्चे जरीक नहीं थे। सानेहा APS में 2 शहीद भाइयों के वालिदैन से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ पेशावर कोकी खेल मिलवा रहे हैं हमें, इस रिपोर्ट पे देखते हैं। ये नम आंखें और किसी की नहीं बल्कि सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद 2 भाइयों की मां की हैं, जिसने इस सानहे में अपने 2 बेटे खोए। जमात हश्तम का तालिब इल्म नूरुल्ला जबकि नहम का तालिब इल्म सैफुल्लाह भी दीगर शहदा में शामिल हैं, जिनके वालिदैन आज भी अपने लख्ते जिगर को कल की तरह याद करते हैं। सामने जो बच्चे पड़े हुए थे उसमें से सैफुल्लाह की शूज बिल्कुल सामने नजर आ रहे थे। अपने आप को देखते हैं और अपने घर को देखते हैं तो वो तकलीफ 100 गुना बढ़ जाती है हमारी। ऐसी तकलीफ जिसको मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। शहीद बच्चों की वालिदा कहती है कि इनके शहीद बेटों की उम्र के बच्चे आज जवान हो गए हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन करके घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। नूरुल्लाह के ऐसे क्लास फेलोज भी है जिनके बच्चे हो गए, तो जब मैं उनको देखती हूँ और अपने खाली घर को देखती हूँ तो मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शहीद बच्चों की वालिदा का कहना है कि 10 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन 16 दिसंबर का हो। जब घर खाली देखती हूँ तो तकलीफ 100 गुना बढ़ जाती है। सानहे APS के 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी शहीद बच्चों की माएँ आज भी अपने जिगर गोशों को नहीं बोली। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ काशिफ कोकी खेल, सुनो न्यूज़ पेशावर। और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बिलाशुबा बहुत बड़ा ये गम है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और जिनके प्यारे इस दहशतगर्दी के वाक़े में चले गए हैं वो रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं, उनकी राह तकते हैं। और जो बच्चे स्कूल चले गए थे वालिदैन अभी भी उनकी राह देख रहे हैं कि कब वो वापस लौटेंगे, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकते। यहाँ वक्त एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राह में हायल तमाम रुकावटें अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से
तमाम मामला तय पा गए हैं। रिवायती हरीफ भारत फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया है और मुआहदे की तश्कील भी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। जी बिल्कुल, और इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज हतमी ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक ICC और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी, जबकि इंडियन टीम अगर नॉकआउट मरहले में ना पहुंची तो सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। और फ्यूजन फार्मूले की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत अगले साल एशिया कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, कहिएगा फाइनली जो फ्यूजन फार्मूले पर जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है, क्या लगता है कितनी सदाकत है और कितनी शराइत मान ली गई है पाकिस्तान की? देखिए, वो मैं यही बात ऐड करना चाह रहा था कि एक पॉइंट पे अभी भी डेडलॉक है। वो पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो उस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत कहता है वो तब देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस चीज को रिटर्न किया जाए कि हम आके दुबई में नहीं, भारत आके नहीं खेलेंगे, वो कोलंबो में खेलेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहा है। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर ऑन इवेंचुअली जाके वो उससे डिनायल मोड में चला जाता है। तो पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि अभी वो कैश करना चाह रहा है और कल जब इवेंट उनके पास जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके डिनायल मोड में होगा। इरफान, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि भारत कह रहा है जुबानी कलामी से कर लें, तो क्या हम इतने एडवांस हो गई है ICC के जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ये जुबानी कलामी हो जाते हैं? क्या जितने स्पॉन्सर्स हैं वो जुबानी कलामी स्पॉन्सर्स करते हैं? क्या जितने इवेंट्स हैं, जितने होस्टिंग कंट्रीज हैं, उनको जुबानी कलामी बताया जाता है? तो भारत क्यों इसरार कर रहा है कि जुबानी कलामी हो? ये रिटन एग्रीमेंट पे क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए इमरान, जब 2023 के वर्ल्ड कप की भारत ने होस्टिंग करनी थी और पाकिस्तान ने भी इसी तरह की बात की कि हम आके वर्ल्ड कप शायद ना खेलें, तो भारत का जो सेक्रेटरी थे और उनके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आपको वर्बली आके सारा कुछ कम्युनिकेट किया। ICC का डेलीगेशन भी आया था और ज़का अशरफ उस टाइम पे चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम को भेजें और हम आके चैंपियन ट्रॉफी 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान में होगी तो हम आके खेलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देख लें इवेंचुअली क्या हुआ, आपने उनकी बात मानी, आपने अपनी टीम को भेजा और जब आपकी टर्न आई तो फिर डिनायल मोड में चले गए। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो BCCI या ICC कह रहे हैं कि आप अभी इवेंट को होने दें, दिन बहुत कम रह गए हैं, आप चलने दें, बाद में हम देखेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियली देने की बात की, पाकिस्तान ने उससे रिफ्यूज किया। अब उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप वुमेन का दिया जा रहा है। आप उसे कहना चाहिए कि कंपनसेशन के तौर पे जो मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से जो भारत का जो मैचेस उधर शिफ्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है और सब जानते भी है शायद कि ICC का जो टेंडेंसी है, जो बेंड होना है, वो BCCI की तरफ बड़ा ऑब्वियस है। और ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर रिफ्यूजल करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके। जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें, ये भारत नहीं करवाएंगे। और अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने कहा ये हमारा स्टेक पे नहीं है, ब्रॉडकास्टर भी नहीं अलाउ करेगा और भारत अपने इवेंट को किसी तरह भी किसी और कंट्री में सेमीफाइनल और फाइनल की हद तक नहीं जाने दे सकता। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से 2 वीक से, अभी 2 वीक ऑलमोस्ट हमें भी आपस में बात करते हुए हो गए हैं, मैं अपने शो में भी बात कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर कम से कम 2 वीक से डेडलॉक चल रहा है। और एक तो डॉक्यूमेंटेड, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान रिटर्न श्योरिटी चाह रहा है, और दूसरा ये वाला पॉइंट लीग मैच का भी मसला हल हो गया। ये सेमीफाइनल और फाइनल की बात के ऊपर भारत अभी फंसा हुआ है
और बिल्कुल, भारत कह मामला रहा है हल कि भी हो गया और उसकी हल नहीं भी हुआ, नहीं भी इसी हुआ। कश्मकश में अभी तक चल रहा है, क्योंकि जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता तब तक जो है इतने वसूख से नहीं बात कही। बहुत शुक्रिया आपका, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। और इसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, जितनी भी खबरें लीक की जा रही हैं, वो भारतीय मीडिया की तरफ से आ रही हैं कि भारतीय मीडिया ने ये दावा कर दिया। आईसीसी इस वक्त कहाँ पर है, जो कि बॉडी है जो जिसने तमाम डिसीजन लेने हैं। यहाँ से साबित होता है कि आईसीसी बिल्कुल बेबस है। और इनको चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करें। वर्बली तो कुछ भी आप कह सकते हैं और बाद में भारत मुकर जाए, जैसे कि पहले भी मुकरता रहा है, और अपने मकासद के लिए अपने चलें जी, माम ने कह दिया, अब इसको बाकी आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लें। तो बहरहाल आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और बड़ा अहम और सेंसिटिव मामला है महम, जो कि हमें अपने नाज़रीन तक पहुँचाना है। वो है पोलियो वायरस के हवाले से। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती कोशिशें तो इस वक्त जारी हैं, लेकिन मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4,47,00,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। जी बिल्कुल। और 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम में पंजाब के 36 अजला में 2,33,00,000, खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला में 72,00,000, सिंध के 30 अजला में 1,06,00,000 और बलूचिस्तान के 36 अजला में 26,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला में भी 8 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाएगी। और वज़ारत सेहत ने तमाम वालिदैन पर जोर दिया है कि वो पोलियो के खिलाफ एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं, पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें और हर मौके पर अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और यकीनन हुकूमत की जानिब से तो ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मिथ हैं पोलियो को लेकर। अवाम जो है उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं। कुछ ऐसी ज़िले कस्बे हैं जहाँ पर जी पेरेंट्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। हैरान कुन तौर पे कुछ ऐसी जगहों पे भी जहाँ पर मजहबी और आलिम दीन जो हैं वो भी इसके हवाले से फतवे भी देते हैं इसके खिलाफ, जो कि गलत है। साइंटिफिकली वो चीज़ जो है प्रूव हो चुकी है। क्योंकि इमरान, हम देख रहे हैं कि बाकी दीगर ममालिक की अगर बात की जाए, वहाँ पोलियो का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ ये मरज़ है और इस पर बहुत सारी मुहिम भी चल रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अवाम है, वो इससे जी खास कर फ़ायदा नहीं उठा पा रही। तो यकीनन अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर सोचें, पोलियो के कतरे उन्हें ज़रूर पिलाएं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। आप हमारे साथ वेलकम बैक जी। हाफिजाबाद कराची सेक्शन रेलवे का ट्रैफिक खस्ता हाल हो गया है। रेलवे मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत के बायस रेल का सफ़र अब गैर महफूज होकर रह गया। जी बिल्कुल। पटरी को मजबूत करने के लिए लोहे के मेखों की बजाय लकड़ी के टुकड़ों से पेवस्त किया गया है, जिससे कभी भी किसी वक्त भी कोई नाखुशगवार वाकया जो है मुसाफिरों की जान का दुश्मन बन सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शहबाज गुल हैं, उनसे जानते हैं। जी शहबाज, कहिएगा क्या वजह है, इंतजामिया कहाँ है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, हाफिजाबाद रेलवे जंक्शन पर वजीराबाद से कराची के दरमियान रेलवे ट्रैक जो है वो खस्ता हाल होने के बायस किसी बड़े ख़तरे का जो है वो अलार्म दे रहा है। और रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली के बायस रेलवे ट्रैक के दरमियान फ्लैश प्लेट्स में लोहे के राड की बजाय जो है इंतज़ामिया की जानिब से आर्जी तौर पर जो है वो लकड़ी की फट्टियाँ लगाई गई हैं, जो कि इस रेलवे ट्रैक को मज़ीद कमज़ोर बना दिया गया और जिससे कोई बड़ा हादसा जो है वो रोनमा हो सकता है। हाफिजाबाद रेलवे जंक्शन जो है मसरूफ़ तरीन होने के बायस रोज़ाना जो है रावलपिंडी और कराची के दरमियान यहाँ तेज़ तरीन ट्रेनें गुजरती हैं। उन कोचेज़ में खासकर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं, जिन्हें ये इल्म नहीं कि इनका सफ़र जो है वो कितना महफूज है। तो इन छोटी छोटी नाअहलियों के बायस जो है वो ट्रेन हादसात के खदशात जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी रेलवे हकाम को जो है वो होश नहीं आया और रेलवे ट्रैक की खासकर जो मरम्मत के लिए कोई खातर खा इंतज़ामात या नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ट्रैक को जो है वो महफूज बनाया जा सके और हादसात के खदशात जो हैं वो कम हो सकें। जी और इसी पर आवाम का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पे जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है उसमें जो फैलेज प्लेट्स होती हैं, लोहे की सीकों के बजाय लकड़ी के टुकड़े लगा दिए गए हैं। इसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह नहीं लिया जा रहा या फिर कोई हादसा पेश आने के बाद हाफिजाबाद इंतज़ामिया इस चीज़ का नोटिस लेगी। इंतज़ामिया ने रेलवे ट्रैक को बिल्कुल गैर महफूज बना दिया है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ट्रैक को फाल करके और इसकी बेहतरीन मुरम्मत की जाए ताकि किसी बड़े हादसे का सबब ना बने। और आगे बढ़ते हैं कि सिंध का शहर सजावल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट स्कीम गैर फाल होने से अहले इलाका जो है महंगे दामों पीने का साफ़ पानी पर ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं और शहरी पीने का साफ़ पानी मुयसर ना होने से सख्त नाला भी है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सजावल शबीर से। जी बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आवाम के यहाँ?
सुजावल के शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजावल के वस्त में वाटर फिल्टर प्लांट पर, जो गुज़िश्ता कई सालों से नाकारा बना हुआ है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहता है इस हवाले से। करोड़ रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट बना है, लेकिन 2021 में बना है, तो अभी इसको तकरीबन ऐसे समझो कि 4 साल मुकम्मल होने हैं, लेकिन एक दिन के लिए भी यहाँ के जो इलाका मकीनन उन्होंने इस फिल्टर प्लांट से जो ना वो साफ़ पानी उनको मैसर नहीं हुआ, तो ये करोड़ रुपए ऐसे ही चले गए हैं। ऐसे पता नहीं कितने जो ना फिल्टर प्लांट होंगे सजावल में, जो कि सब जो ना नाकारा बन चुके हैं। तो मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि खुदारा जो जहाँ भी आपने फिल्टर प्लांट बनाए, कम से कम उनको फ़ाल तो बनाया जाए। इस हवाले से यहाँ के शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर इस फिल्टर प्लांट को फ़ाल किया जाए ताकि शहरियों को साफ़ पानी मुहैया हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। और देखें जी, पानी भी लोगों को ख़रीद के पीना पड़ रहा है, तो ये कितनी अजीब सी सूरत हाल है। और हमने ये मसला तो अपने नाज़रीन तक पहुंचा दिया, देखते हैं इस पर एक्शन क्या होता है और वो भी आपको बताएंगे एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।